हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशन, जो आपका चैप्टर था विलियन। और विलियन में हम पढ़ रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में कि विलियन के अंदर विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, कणों की संख्या, विलय की संख्या, अणुओं की संख्या या फिर अपन कह सकते हैं सांद्रता पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। जिसमें आपके पास मुख्य रूप से थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है दोस्तों? सेकंड जो आपके पास में था, सेकंड नंबर पे अपने पास में था दोस्तों, देखिए क्या आपके पास में था, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन में भी हमने पढ़ा कि डेल जो आपके पास टीबी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, वहां पर आपके पास में मोललता के यानी मोलर अपन कह सकते हैं कि मोलल सांद्रता के क्या था, समानुपाती था। तो मोलल स्मॉल एम के समानुपाती हुआ, दैट मींस ये भी एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में भी दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने प्रूव कर दिया कि डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहां पर था स्मॉल एम, यानी कि मोलल सांद्रता के समानुपाती था। और जो आपके पास सांद्रता के निर्भर कर रहा है, सांद्रता पर जो आपका गुण निर्भर कर रहा है वो क्या कैसा कहलाएगा? अणुसंख्यक गुण कहलाएगा। और लास्ट आज हम पढ़ने वाले हैं प्राशरण दाब। और प्राशरण क्या होता है, प्राशरण दाब क्या होता है, इसके बारे में। और ये भी एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है दोस्तों, इस बात को भी हम प्रूव करेंगे। तो फटाफट देखिए, अपना केवल इतना सा ही मीन नहीं है कि हमें केवल ये पढ़ना है, टॉपिक पूरा करना है, चैप्टर पूरा करना है। दोस्तों ये जो चीजें हैं, एक एक पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए वाकई में एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आप फटाफट शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, जिससे वो भी आपके साथी भी इस चीजों का आनंद ले सके और उन्हें भी कॉन्सेप्ट उनके भी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और साथ साथ ये चारों एक साथ आपको वापस से आज हम प्रूव करेंगे वन टॉप के अंदर कि ये सभी एक अणुसंख्यक गुणधर्म किस प्रकार से थे। ओके दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राशरण दाब के नियम। अब हम प्राशरण दाब के नियमों की या तनु विलयनों का वन टॉप सिद्धांत देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्राशरण के दाब के नियम हैं उनको समझेंगे। ओके, तो देखिए प्राशरण दाब के क्या क्या नियम है दोस्तों, कि वन टॉप ने क्या क्या इनके बारे में बताया, वन टॉप ने किस तरह से इस नियमों को सत्यापित किया। तो देखिएगा तनु विलयनों का वन टॉप सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्या है दोस्तों, देखिएगा आपके लिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर ये आप पढ़ चुके हैं पहले से 11th क्लास में। आपके पास में जो आपके पास में वहां पर जो आपका चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर, जो आपका चैप्टर था 5th जो आपका चैप्टर था, जिसमें आपने पढ़ा आदर्श गैस के बारे में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ रखा है, उसी से सारा रिलेटेड है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों प्राशरण दाब के नियमों में, तो यहां हम कहेंगे कि आपके पास तनु या आदर्श विलयन, तनु या आदर्श विलयन, दोस्तों देखिए कैसे समझेंगे इसको। तनु या आदर्श विलयन आदर्श गैसों की भांति, आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं, गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। अतः तनु विलयनों या आदर्श गैसों पर, अतः आदर्श गैसों पर आदर्श गैसों पर लागू होने वाले सभी नियम, लागू होने वाले सभी नियम इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, लागू होने वाले सभी नियम तनु विलयनों पर भी लागू होंगे या आदर्श विलयनों पर भी लागू होंगे। तनु विलयनों पर भी लागू होंगे या निम्नानुसार लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे किस तरह से लागू होंगे। जैसे सबसे पहले आपने वहां भी पढ़ा होगा दोस्तों कि वन टॉप बॉयल नियम, बॉयल का नियम आपने आदर्श गैस समीकरण में पढ़ा होगा कि जो P है वो इनवर्सली वहां पर व्युत्क्रमानुपाती था V के, आपने पढ़ा होगा। सेम एज इट इज आपको यहां भी करना है, बट वहां प्रेशर दाब जो था P था, यहां प्राशरण दाब है तो पाई हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? पाई। तो वैसे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार आपने पढ़ रखा था पीवी इक्वल्स टू क्या था आपके पास में? एनआरटी, वैसे ही यहां पर पाई इक्वल्स टू आपके पास में था
एनआरटी। ठीक है, वैसे ही सेम डिट्टो, जैसे आपके पास में पीवी था, वैसे जिस प्रकार आपके पास में पीवी था, वैसे ही दोस्तों यहां आपके पास में क्या था, पाई, पी की जगह, तो पाई वी इक्वल टू क्या था, एनआरटी। इसी से ही हम क्या कह सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू आपके पास में हो सकता है एन अपॉन वी आर टी। क्लियर है। और एन अपॉन वी क्या होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, एन अपॉन वी ये आपके पास मोलरता होती है। ठीक है, मोलरता या जो सांद्रता आपके पास मोलर सांद्रता होती है, तो अपन पाई इक्वल्स टू कह सकते हैं सी आर टी या एम आर टी। ठीक है, ये आपके पास में था आपका वॉन्ट ऑफ सिद्धांत, पाई इक्वल्स टू ये भी कह सकते हैं, और आप पाई इक्वल्स टू दोस्तों एम आर टी ये भी आप कह सकते हैं। ये आपका तनु विलीनों का वॉन्ट ऑफ सिद्धांत था, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया। जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ध्यान रखना, इसको जो लेकर के आए हैं दोस्तों, वो अपन कहां से लाए हैं कि आदर्श गैस के लिए हम जानते थे पहले से कि जो आदर्श गैस होती है उसके लिए क्या होता है, आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैसों हेतु हम जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू होता था एनआरटी। पी वहां दाब था, बस फर्क इतना है कि पी दाब वहां पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पाई से रिप्रेजेंट किया, तो पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी था, तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी जो है आपको पता है कि ये मोल और ये आपके पास आयतन है लीटर में, विलियन का आयतन, यानी कि 1 लीटर विलियन में आपने पढ़ा भी है दोस्तों क्या कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो एम सी आर टी या एम आर टी सांद्रता को पढ़ने इस तरह से, तो पाई इक्वल टू सी आर टी एम आर टी आपके पास में आ गया। ये कैसे आया होगा, इन्हीं नियमों से आया। क्लियर है। तो देखिए एक एक के लिए हम कहेंगे यहां पे कि वॉन्ट ऑफ ने जो आपका बॉयल का नियम था दोस्तों, सेम डिट्टो एज इट इज जो आपका बॉयल का नियम था वो ही आपके पास वॉन्ट ऑफ बॉयल है। फर्क इतना है केवल कि वहां जो आपके पास में क्या था दोस्तों, वहां पर आपके पास में पी था, यहां आपके पास हो गया पाई। दाब को पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां हम दाब को रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। क्लियर है। तो देखिए यहां पर हम कहेंगे, और देखिए दोस्तों कहीं जब निश्चित ताप आपके पास में, मान लो कोई भी टेम्परेचर किसी भी विलियन का यदि आपके पास में टेम्परेचर यदि निश्चित है, तो आर और टी जो है आपके पास में क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा, यहां पर सी सांद्रता के समानुपाती होता है। ओके दोस्तों, तो यहां कहेंगे कि निश्चित ताप पर विलियन का प्राशण दाब, निश्चित ताप पर विलियन का प्राशण दाब पाई, इस नियम के अनुसार क्या है, निश्चित ताप पर विलियन का प्राशण दाब पाई सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती। दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, देखिएगा यहां पे क्या हुआ, यहां पे अपन कहेंगे कि पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा जिससे अपने इजी हो जाए काम, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। पाई समानुपाती हो गया सी, पाई समानुपाती दोस्तों आपके पास सी हो गया। क्लियर है। अब सी क्या है, सांद्रता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर अपन क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास सी है, जो सांद्रता है, सांद्रता जिसको अपन ने सी से रिप्रेजेंट किया है, ये होती है किसके, अपॉन तनुता, तनुता के व्युत्क्रम में। क्लियर। ठीक है। तो दोस्तों पाई इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, पाई जो है व्युत्क्रमानुपाती v, क्योंकि सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वहां पे सी की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/v। तो ये आपके पास हो गया पाई इक्वल्स टू 1/v, या पाई समानुपाती 1/v, या पाई व्युत्क्रमानुपाती v। समानुपाती कहोगे तो 1/v और व्युत्क्रमानुपाती ओनली v। क्लियर हो गया दोस्तों। ये था बॉयल का नियम। वहां पर केवल क्या था आपके पास में, p व्युत्क्रमानुपाती था आपके पास में यहां पर। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में p था वो v के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। p की जगह क्या आ गया आज आपके पास में, पाई आ गया, सिंपल। ओके, अब देखिए दोस्तों यही आपके पास समीकरण बन जाएगा, पाई वी इक्वल टू एनआरटी जो आपने बनाया ना, सीआरटी एमआरटी, यही उससे बनेगा, ये नियमों से। मतलब ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कैसे आया, ये एक वॉन्ट ऑफ सिद्धांत था। इसको इस तरह से इन नियमों के बेसिस पे, प्रासरण दाब के जो नियम है, कुछ वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम, दाब ताप नियम आएगा, वॉन्ट ऑफ का दाब ताप नियम। देखिए क्या कहेंगे अपन कि निश्चित सांद्रता, निश्चित सांद्रता व, इसके लिए हम कहेंगे कि निश्चित सांद्रता व तनुता पर विलियन का प्राशण दाब। ठीक है दोस्तों, विलियन का
प्राशरण दाब पाई, प्राशरण दाब पाई इसके या परम ताप T के समानुपाती, T के समानुपाती होता है। T के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है, ताप के यहां पे समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपके पास पाई है दोस्तों वो समानुपाती हो गया T, ये आपके पास पाई समानुपाती T। इक्वेशन नंबर दोस्तों इसको मान लेते हैं अपन, मान लीजिएगा इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपके पास में था इसको हम मान लेते हैं, ये आपके पास में जो था इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर, ये था आपके पास में मान लीजिएगा 1। कितना था? 1। तो समीकरण 1 यानी वन टॉप बॉयल नियम है आपके पास में, और दूसरा है दाब ताप नियम। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 व 2 से देखिए क्या हो जाएगा कि पाई किसके समानुपाती था आपके पास में? देखिएगा दोस्तों यहां पर ये जो है आपके पास में, यहां पर मैं बात करूं समीकरण 1 और 2 जो आपके पास में है दोस्तों, देखिए ये जो है समीकरण 1 था, सॉरी ये वाला समीकरण 1 था आपके पास में, इसे नहीं करके अपन समीकरण 1 इसे कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपके पास समीकरण 1 था, पाई किसके समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती है 1/v के समानुपाती, लेकिन v के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? तो दोस्तों और t के क्या है आपके पास में? समानुपाती। तो यहां हम कहेंगे, ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से हम समीकरण को यहाँ पे कि पाई जो है वो समानुपाती तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे t के, जबकि v के आपके क्या है यहाँ पे? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये आ गया ST/v। दोस्तों s जो है, s स्थिरांक है, स्थिरांक है, और इसको अपन r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? s की जगह हम r भी लिख सकते हैं, गैस स्थिरांक। ठीक है, गैस स्थिरांक r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पाई को ही, इसी को ही दोस्तों हम और पाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं RT/v। क्लियर है? तो ये हो गया पाई को, देखो इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? देखिएगा अगर हम इधर लेके जाएंगे उसको v को, तो पाई v इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा क्या? RT। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो कब है? जब s यहां पर, ये तो 1 मोल के लिए है, ये तो किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर मान लो यहां पे n मोल होते तो पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? nRT। क्लियर हो गया? ये आ गया आपके पास में सिमिलर जो अपन देखना चाह रहे थे, अभी जो अपन बात कर रहे थे, देखिएगा कि पाई v इक्वल टू nRT आ गया आपके पास में। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा इसी को ही मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, इसको ही अपन कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू n/v/RT, और n/v को अपन कह सकते हैं mRT, और इसी को ही हम कह सकते हैं CRT। क्लियर है? और इसी को ही हमने कह दिया यहां पे, ये लीजिए आपके पास में कि पाई इक्वल टू CRT। क्लियर हो गया? तो देखिएगा यही अपन ने, ये जो नियम है इसके अकॉर्डिंग भी आपके पास में सिमिलर आया है, जो अपन ने वन टॉप सिद्धांत में आपको क्लियर कर दिया, पाई इक्वल टू CRT या पाई इक्वल टू MRT आपके पास में था। क्लियर है? गुड। अब हम देखिए नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं दोस्तों कि प्रासरण दाब से विलय का मोलर द्रव्यमान जो अणुभार होता है, अणुभार नहीं है अणुभार है, अणुभार जो होता है वो किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये भी आपके पास में इस पे भी बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, हम जानते हैं क्या, अभी अपन ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू आपके पास में था दोस्तों, पाई वी इक्वल्स टू nRT, पढ़ा है अपन ने अभी अभी। क्लियर? अब दोस्तों देखिएगा ये जो आपके पास में यहां पर पाई इक्वल टू n/v, ये हो गया RT। क्लियर है? और दोस्तों आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन ये बातें स्टार्टिंग में चैप्टर में, क्या कि n जो है वो मोल है, विलय के मोल है, n जो है वो मोल है, विलय के मोल,
विलय के मूल। क्लियर है? हो गया। अब देखिए मोल इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन M, यानी WB/MB। ये हो गया विलय का भार और विलय का अणुभार। ठीक है, ये है विलय का भार बटा ये आपके पास में क्या चल रहा है, विलय का अणुभार है। विलय का अणुभार, भार बटा अणुभार से आपको पता है कि आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलय के मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास में आया इसको आप यहां रख दीजिए कि पाई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा WB अपॉन MB। ठीक है, इक्वल्स इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में RT और ये V है आपके पास। क्लियर है? तो ये आपके पास में आ गया पाई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आ गया दोस्तों, पाई से रिलेटेड आ गया। क्लियर? देखिएगा यहां सभी चीजों को अपन मेंशन कर देंगे। इसी को ही हम इस तरह से MB को इधर लेके जाना चाहूं तो MB इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास में WB RT अपॉन में हो जाएगा पाई V। क्लियर है? इस तरह से दोस्तों अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलय का अणुभार अपन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, सारे कीवर्ड्स को आप यहां पे मेंशन कर दो। क्या क्या आपके पास में, MB जो है विलय का अणुभार है जिसको आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन में आ जाए तो विलय का अणुभार। क्लियर हो गया? दूसरा R है, ये है आपके पास में गैस स्थिरांक है। ये आपके पास गैस स्थिरांक है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं दोस्तों कितनी होती है, 0.0821। ठीक है, वायुमंडल लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये भी आपको पता है कि R इक्वल्स टू 0.0821। ठीक है, और आपके पास में हो जाएगा ATM लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ओके, और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है यहां पे अपन बात करें कि जो T है वो आपके पास ताप है, टेम्परेचर है जो केल्विन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और V जो है V यहाँ पर विलियन का क्या है, आयतन है जो लीटर में है। विलियन का आयतन है जो कि लीटर में आपको दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? और क्या है दोस्तों, देखिए V हो गया, पाई तो आप जानते हैं क्या है, प्राशरण दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं ये जो पाई है ये प्राशरण दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राशरण दाब है। ठीक है, ये प्राशरण दाब हो गया, R हो गया, T हो गया, पाई V, और WB भी आप जानते हैं, WB जो है आपके पास में क्या है, विलय का भार है दोस्तों। क्या है, विलय का भार। ठीक है, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं WB जो है ये विलय का भार है, विलय का भार। तो इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये इसी फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किस तरह का इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसके बारे में भी दोस्तों अपन बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा दोस्तों यहां हमने क्या क्या देखा आपके पास में, ये आज जो है अपन ने देखा है, सबसे पहले अपन ने यहां से स्टार्ट किया दोस्तों आज कि आपके पास जो आपका प्राशरण और प्राशरण दाब होता है, तो उसमें प्राशरण क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो गमन है, गमन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम प्राशरण कहते हैं। ये थिसल कीप में सारा आपको नजर आ रहा है कि पहले आपके पास में ये था, ये और ऊंचाई तक, मान लीजिए पहले ये यहां तक था, तो अब प्राशरण की क्रिया के बाद ये इतना ऊंचाई तक मान लो आपके पास में चढ़ गया, तो ये जो ऊंचाई है इसको भी अपन h ऊंचाई मान लेते हैं। तो दोस्तों यहां भी अपन कई बार देखिएगा, ये आपके अभी सिलेबस में इतना डीपली है नहीं कि इससे भी अपन यहाँ पे पाई ज्ञात कर सकते थे कि पाई इक्वल टू HdG, गुरुत्व त्वरण को लेकर के इस तरह से, G जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे D यहाँ घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हाइट है, इससे भी अपन ज्ञात करते थे, और अभी इतना मेथड है नहीं आपके। तो ये आपके पास में हो गया प्राशरण की क्रिया। क्लियर? अब अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम आया, तो अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलय को नहीं। चरम पत्र, गॉल ब्लैडर, फिनॉल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों नेक्स्ट था विसरण की प्रक्रिया में गैसों का अणु, यानी कि जो गैसों के अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। जैसे आपने देखिएगा, जैसे अपन कहें कि MnO4 वगैरह अपन डाल दे तो पूरा पानी जो है वो पिंक पिंक हो जाता है कि MnO4 डालने से, वो इस तरह का आपके पास में है। तो गैसों, इसका जो संबंध है वो गैस और द्रवों के साथ होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके लिए दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
क्लियर। फिर अपन ने देखा कि प्राशन और विसरण में अंतर क्या हो सकता है, तो दो मुख्य अंतर अपन ने देखे कि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। विसरण की प्रक्रिया में गैसों के अणु उच्च घनत्व क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें होती है। और भी मैंने कहा था, जैसे आप अगर ध्यान में रखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि विसरण का संबंध जो है वो किससे होता है, ये लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि विसरण का संबंध गैसों व दार्वों से होता है। ये पॉइंट अपन ने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, लेकिन लिखा क्यों नहीं है अभी इस पॉइंट को अपन, क्योंकि इसके कंपेयर में इधर भी आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट है ये अपन अब लिखेंगे, बिकॉज ये पॉइंट अब अपना प्रूव हुआ है। क्यों प्रूव हुआ है दोस्तों, देखिएगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये जो प्राशरण है इसको ही अपन ने प्रूव किया, इसलिए इसको पहले अपन ने मेंशन नहीं किया था कि प्राशरण एक विलयन का गुणधर्म है, ठीक है। ये आपके पास में अणु संख्यक गुणधर्म है। कैसे है ये बात अभी अपन ने प्रूव की है वन टॉप से, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, देखना आगे, तो इसलिए अपन ने इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, प्राशरण दाब पाई से रिप्रेजेंट किया, ये आपको सारा का सारा प्राशरण दाब के बारे में समझा दिया कि किस तरह से कि आप विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने या रखने पर विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिससे विलायक के अणुओं का विलयन की ओर बहाव रुक जाए, अर्थात प्राशन की क्रिया रुक जाए, अर्थात अपन कह सकते हैं वहां पर साम्य स्थापित हो जाए, साम्य अवस्था आ जाए, वो जो है प्राशरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वो जो है आपके पास में इस प्रकार का जो दाब है प्राशरण दाब कहलाएगा। और फिर अपन ने देखा प्राशरण दाब के साथ इसके नियम, जिसमें वॉन्टॉफ का भी एक सिद्धांत आपने देखा। और दोस्तों यहां जो है सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो ये वाला पॉइंट था जो अभी अभी अपन ने मेंशन किया। मैं एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहूंगा उस पॉइंट से कि प्राशरण जो है, प्राशरण एक विलयन का गुणधर्म है, ये अपन ने यहां प्रूव किया है। देखिए आकर के कहा कि निश्चित ताप पर विलयन का प्राशरण दाब पाई सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, क्योंकि आर और टी तो क्या है, कांस्टेंट, तो सी के समानुपाती, यानी पाई सी के समानुपाती है। दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये आप एक तरह से डेंजरस जोन अपन जो कहते हैं आप मान सकते हैं इसको। ये पॉइंट यहां पे अपन ने प्रूव कर दिया है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या पॉइंट है ये? पॉइंट जो है आपका बहुत ही स्पेशली है कि इससे ये प्रूव हो रहा है कि प्राशरण दाब एक अणु संख्यक गुणधर्म है, प्राशरण दाब एक अणु संख्यक गुण है। अतः प्राशरण दाब एक अणु संख्यक गुण है। ठीक है, कैसे कि ये किस पे निर्भर कर रहा है दोस्तों, सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? सांद्रता पे। और जो चीज सांद्रता पे निर्भर करती है वो क्या कहलाती है? अणु संख्यक गुण कहलाते हैं। तो ये बात अपन देखने प्रूव कर चुके हैं, क्लियर है। तो ये भी अपन ने अपना प्रूव कर दिया है कि ये एक क्या है, अणु संख्यक गुण है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाह रहा हूं, कहां पे, स्टार्टिंग में, कि ये जो आपके पास में था अणु संख्यक गुण, यानी वे गुण जो किस पर निर्भर करते हैं, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या सांद्रता पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वाष्प दाब अवनमन को प्रूव कर चुके हैं। दूसरा क्वथनांक डेल्टा आपके पास में, आपको पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आपके पास में क्या आया था कि के बी इंटू आपके पास में था स्मॉल एम। तो यहां जो डेल्टा टी बी आपके पास था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास था एम के। इससे ये बात प्रूव हो चुकी थी कि ये भी एक प्रकार का एम, मोलल सांद्रता, m जो है आपके पास में अपन कह सकते हैं मोलल सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इस कारण से ये एक प्रकार का अणु संख्यक गुण है। और यहां भी अपन ने प्रूव किया था कि kf इंटू एम, ये भी आपके पास में था कि डेल TF समानुपाती था m से, ये भी एक प्रकार का अणु संख्यक गुण है। और दोस्तों ये भी अपन ने प्रूव कर दिया, यहां था आपके पास में CRT, जिससे ये प्रूव हो गया आपके पास में कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है C सांद्रता के, और जो सांद्रता पर निर्भर कर रहा है वो एक प्रकार का अणु संख्यक गुणधर्म है। और यहां भी अपन प्रूव कर चुके थे, ये भी आपके पास में क्या था, अणु संख्यक गुणधर्म है। तो इस तरह से चारों अणु संख्यक गुणधर्मों को अपन क्लियर कर चुके हैं, चारों पॉइंटों को अपन क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा अब अपन यहां पहुंच गए थे आपके पास में वन टॉप दाब ताप नियम से आपने इसको प्रूव कर दिया, क्लियर है। और फिर हमने पढ़ा कि
प्रासरण दाब से विलय का मोलर द्रव्यमान अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि पाई वी इक्वल टू एनआरटी या सीआरटी अपन जानते थे। इसी से अपन ने ये कि अपन जानते हैं कि यहाँ पे यदि आपको क्या निकालना हो, मोल, विलय के मोल निकालने हो, तो विलय के मोल यदि आप निकालना चाहेंगे n, तो WB यानी भार बटा अणुभार, और इसको अपन ने यहाँ पे रखा और देन आपके पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक आपके पास में? ओके, तो दोस्तों इसी के साथ आज अपन ये चारों जो आपके पास में जो अणु संख्या गुण थे ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, साथ ही वन टॉप, और इसी के साथ लास्ट जो बिंदु होगा वन टॉप से रिलेटेड होगा, इसी के साथ हम चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, तो यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।